हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभिमन्यु क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके लिए मददगार साबित होंगे सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। इससे पहले भी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो मैंने अपलोड की हैं। आप मेरे चैनल अभिमन्यु क्लासेस पर जाकर उनको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The first question is what is the first step in the sludge treatment process? Sludge treatment process. Sludge treatment process का फर्स्ट स्टेप जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्लज क्या है। स्लज एक सेडिमेंट है, डिपॉजिटेड मटेरियल है जो कि सेडिमेंटेशन टैंक में डिपॉजिट होता है। दैट मटेरियल इज नोन एज स्लज। स्लज दो टाइप का होता है। क्योंकि सेडिमेंटेशन टैंक भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो प्राइमरी स्लज होता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो बाहर निकलता है, और सेकेंडरी स्लज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से बाहर निकलता है। आफ्टर कलेक्टिंग द स्लज वी हैव टू ट्रीट दैट स्लज। और स्लज ट्रीटमेंट प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है ऑप्शन बी, दैट इज़ थिकनिंग। ऑप्शन बी, दैट इज़ थिकनिंग। थिकनिंग का मतलब है उसके वॉल्यूम को रिड्यूस करना, मीन्स उसके मॉइस्चर कंटेंट को कम करना। नेक्स्ट स्टेप इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉलिड्स रिलीज्ड इनटू वेस्ट वाटर बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड रिलीज करता है वेस्ट वाटर में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 70 ग्राम पर कैपिटा पर डे। 70 ग्राम GPCD मीन्स ग्राम पर कैपिटा पर डे। पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन पर डे। तो एक इंसान एक दिन में 70 ग्राम सॉलिड रिलीज करता है वेस्ट वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरोबिकली डाइजेस्टेड स्लज। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्लज जो सेडिमेंटेशन टैंक में जो मैटर डिपॉजिट होता है उसके बॉटम में, उसको हम स्लज बोलते हैं। स्लज को डाइजेस्ट किया जाता है। आफ्टर डाइजेशन स्लज को डिस्पोज करेंगे हम। और जब स्लज का डाइजेशन होता है, डाइजेशन दो टाइप से होगा, एरोबिकली एंड एनारोबिकली। तो ज़्यादातर डाइजेशन एनारोबिकली होता है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एरोबिकली डाइजेस्टेड स्लज। एरोबिकली का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एंड एनारोबिक मीन्स इन द अब्सेंस ऑफ एयर और इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। So the percentage of aerobically digested sludge is 1 to 2%. So the answer option C is the right answer. Next question is there is a equation that is Ws equals to Wsp plus Wss. इसमें पूछा है what does WSP stand for in the above equation. WSP means primary sludge. So option B is the right answer. Explanation यहाँ दी है, आप इसको देख लेना. Next question is sludge from the primary clarifier is. प्राइमरी क्लैरिफायर क्या है? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को ही हम प्राइमरी क्लैरिफायर बोलते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक का दूसरा नाम क्लैरिफायर है, और एक और नाम है जिसको हम सेटलिंग टैंक बोलते हैं। तो क्वेश्चन इज स्लज फ्रॉम द प्राइमरी क्लैरिफायर इज, उसका कलर पूछा है, कैसा कलर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ग्रे एंड स्लाइमी। नेक्स्ट इज हाउ डज द एक्टिवेटेड स्लज अपीयर। एक्टिवेटेड स्लज अपीयर कैसी अपीयर होती है, मीन्स वो दिखने में कैसी है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्राउन एंड फ्लोक्युलेंट लाइक अपीयरेंस। ब्राउन एंड फ्लोक्युलेंट का मतलब है ऊन टाइप, जो ऊनी कपड़े होते हैं वो ऊन टाइप, मीन्स उसमें एक झाग की फॉर्मेशन होती है ऊपर। और एक्टिवेटेड स्लज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेटेड स्लज है क्या। स्लज मैंने अभी आपको बताया कि सेडिमेंटेशन टैंक के बॉटम में जो मैटर डिपॉजिट होता है, जो सॉलिड डिपॉजिट होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लज। एक एक्टिवेटेड स्लज क्या है? एक्टिवेटेड स्लज यानी कि वो स्लज जो एक्टिव हो। एक्टिव कैसे होगी? जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। ऐसी स्लज जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो उसको हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। सो एक्टिवेटेड स्लज में क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द
ओपनिंग ऑफ फाइन स्क्रीन्स। फाइन स्क्रीन्स दो टाइप के होते हैं, फाइन एंड कोर्स स्क्रीन। स्क्रीन कहाँ यूज़ होती हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में या फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज़ स्क्रीनिंग। और स्क्रीनिंग किस लिए करते हैं? जो लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं उनको रिमूव करने के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। टू रिमूव द लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल, LF लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल को रिमूव करने में स्क्रीन्स यूज़ की जाती हैं। दो टाइप की स्क्रीन होती हैं, फाइन स्क्रीन एंड कोर्स स्क्रीन। इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द ओपनिंग ऑफ फाइन स्क्रीन। स्क्रीन क्या होती हैं? एक तरह से जाली होती हैं इस टाइप से, दीज आर द स्क्रीन्स। अब ये जो ओपनिंग है दिस इज़ द ओपनिंग। इसके बेसिस पे हम बताते हैं कि ये फाइन स्क्रीन है या फिर ये कोर्स स्क्रीन है। सो अगर हम इंच की बात करें तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 0.25 इंच इज़ द ओपनिंग फॉर द फाइन स्क्रीन। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्क्रीन्स आर प्रेजेंट। अभी मैंने बताया स्क्रीन दो टाइप की होती हैं, कोर्स स्क्रीन एंड फाइन स्क्रीन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लोअर द वेलोसिटी थ्रू द स्क्रीन, द डैश इज द अमाउंट ऑफ स्क्रीनिंग दैट वुड बी रिमूव्ड ग्रेटर। स्क्रीन से जब वाटर या वेस्ट वाटर फ्लो करेगा स्क्रीन में से, तो अगर उसकी वेलोसिटी होगी कम तो फिर ग्रेटर रिमूवल होगा फ्लोटिंग मटेरियल का। अगर वेलोसिटी होगी ज़्यादा तो ज़्यादा वेलोसिटी होने के कारण कुछ मैटर जो साइज़ में थोड़े छोटे होंगे वो पानी के साथ बह जाएंगे या वेस्ट वाटर के साथ बह करके स्क्रीन में से पास हो जाएंगे। सो द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट एंगल जनरली ए कोर्स मैनुअल स्क्रीन इज प्लेस्ड। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 30 to 45 डिग्री एंगल पे। ये जो कोर्स स्क्रीन का मतलब आपको पता है, एक फाइन होती है दूसरी कोर्स होती है। कोर्स में ओपनिंग का साइज़ ज़्यादा होता है, फाइन स्क्रीन में ओपनिंग साइज़ कम होता है। मैनुअल स्क्रीन का मतलब है जब स्क्रीन पे फ्लोटिंग मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, स्क्रीन में रिटेन कर जाता है, उस रिटेन मटेरियल को हम मैनुअली क्लियर करते हैं, मैनुअली रिमूव करते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है कोर्स मैनुअल स्क्रीन। एक होती है मैकेनिकल स्क्रीन। कोर्स मैकेनिकल स्क्रीन मीन्स फ्लोटिंग मटेरियल, जो रिटेन्ड फ्लोटिंग मटेरियल ऑन स्क्रीन है उसको हम मैकेनिकली मीन्स से रिमूव करेंगे, देन इट इज़ नोन एज कोर्स मैकेनिकल स्क्रीन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is a process by which particles settle to the bottom of the liquid। लिक्विड के बॉटम में, नीचे लिक्विड में नीचे जो पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंपल सेटलिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज द प्राइमरी फोर्स एक्टिंग ऑन सेटलेबल पार्टिकल्स। जो सेटलेबल पार्टिकल्स हैं, सेटल हो सकते हैं, उन पे प्राइमरी फोर्स कौन सा एक्ट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पार्टिकल्स लिक्विड में नीचे सेटल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज how many types of settling are present? Option C is the right answer, 4. There are 4 types of settlings are used. These 4 types of settlings are: type 1 settling is non-flocculent particles, type 2 is for flocculent particles, type 3 is called zone or hindered settling, and type 4 is called compression settling। ये 4 टाइप की settling होती हैं। नेक्स्ट इज what is the product obtained when the coagulant is mixed with waste water। कोएगुलेंट को वेस्ट वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? कोएगुलेंट होता क्या है? कोएगुलेंट एक केमिकल है विच इज़ यूज टू रिमूव वेरी फाइन पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द प्लेन सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन दो टाइप की होती है, एक प्लेन सेडिमेंटेशन, दूसरी सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन सेडिमेंटेशन में हम कोएगुलेंट यूज़ करते हैं। कोएगुलेंट एक केमिकल होता है और केमिकल वाटर में ऐड होने से क्या होगा, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपस में चिपक करके एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे जिसको हम कहेंगे फ्लोक्यूलेंट पार्टिकल्स, फ्लोक्यूलेटेड पार्टिकल्स। यानी कि और फ्लोक्यूलेटेड पार्टिकल्स आसानी से नीचे सेटल हो सकते हैं या फिर हम उनको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन ए कोएगुलेंट इज मिक्स्ड विद वेस्ट वाटर? फ्लोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फायर डिमांड ऑफ ए सिटी इज कैलकुलेटेड बाय। फायर डिमांड, आपको पता है कि डिमांड 4-5 टाइप की डिमांड्स होती हैं।
वाटर की डिमांड होते हैं 4-5 टाइप की वाटर डिमांड। वाटर डिमांड का मतलब है कि टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर हम डिटरमाइन करते हैं before the starting of designing of any water supply scheme for a particular city। उनमें से एक है फायर डिमांड, एक होती है कमर्शियल डिमांड, एक होती है डोमेस्टिक डिमांड, एक होती है इंस्टीट्यूशनल डिमांड, एक होती है पब्लिक यूज़ डिमांड। इस टाइप की 6-7 टाइप की डिमांड्स हैं, उन सबको जोड़ करके एक टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ए पर्टिकुलर सिटी हम कैलकुलेट करते हैं। तो उनमें से एक है फायर डिमांड। फायर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए ये सारे फॉर्मूले यूज किए जाते हैं तीनों। फर्स्ट इज कचलिंग formula, second is Freeman formula, third is Burstain formula। So option D is the right answer, option D is the right answer। next is methemoglobinemia और ब्लू बेबी डिजीज इज caused due to। ये एक बीमारी है ब्लू बेबी डिजीज जिसका नाम एक और है मैथेमोग्लोबाइनीमिया। मैथेमोग्लोबाइनीमिया किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू नाइट्रेट की वजह से होता है। और नाइट्रेट की वजह से भी कब होगा? अगर ये पानी में ग्रेटर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो तो ब्लू बेबी डिजीज़ हो जाता है। 45 मिलीग्राम पर लीटर तक हो तो कोई भी इसका इफ़ेक्ट बॉडी पे नहीं पड़ता है। नाइट्राइट पानी में कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हाईली पॉइजनस होता है। नाइट्रेट 45 मिलीग्राम पर लीटर तक चल जाता है। उसके बाद अगर पानी में मौजूद है और आप उस पानी को पिएंगे तो ब्लू बेबी डिजीज़, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर ये इफेक्ट डालता है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्लो सैंड फिल्टर द टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर इज रिमूव्ड अप टू ऑप्शन ए 60 मिलीग्राम पर लीटर। स्लो सैंड फिल्टर 2-3 टाइप के होते हैं। एक स्लो सैंड फिल्टर होता है, एक रैपिड सैंड फिल्टर होता है और एक प्रेशर फिल्टर होते हैं। तो स्लो सैंड फिल्टर में वाटर की टर्बिडिटी क्या है? वाटर में प्रेजेंट जो मिट्टी है या जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उन्हीं की वजह से टर्बिडिटी आती है पानी में टर्बिडिटी को अगर मैं कहूँ कि टर्बिडिटी को डिफाइन करें तो टर्बिडिटी है क्या? टर्बिडिटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ पासिंग द लाइट थ्रू द वाटर, इसको बोलते हैं टर्बिडिटी। और लाइट पासेज को कौन रोकेगा? पानी में प्रेजेंट जो इम्प्यूरिटीज़ हैं लाइक सस्पेंडेड सॉलिड हैं तो वो लाइट को पानी में से पास नहीं होने देंगे, इसी को बोलते हैं हम टर्बिडिटी। स्लो सैंड फिल्टर 60 मिलीग्राम पर लीटर तक टर्बिडिटी को रिमूव कर देता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक हैं। वैसे तो जैसे टर्बिडिटी है ये एक अपने आप में एक टॉपिक है, जितनी कोशिश हो रही है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। डिटेल में इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है इसमें। जैसे ये क्लोराइड, नाइट्राइट, सल्फाइड, ये इनकी सबकी अपनी अपनी कुछ परमिसिबल लिमिट्स हैं पानी में कि कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BOD ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी। BOD मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पीने के पानी में कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए BOD, क्योंकि अगर पानी में BOD है इसका मतलब पानी में ऑर्गेनिक मैटर है, और ऑर्गेनिक मैटर पानी में है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी। तो उसमें दोनों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, एक तो हेल्पफुल, जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, और दूसरे होते हैं पैथोजेंस यानी कि जो बीमारियां पैदा करते हैं। सो BOD ड्रिंकिंग वाटर में 0 होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन प्रेशर सप्लाई मेन्स जो मेन पाइप होते हैं सप्लाई करने के, पानी सप्लाई के, वाटर हैमर प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय। वाटर हैमर यानी कि पानी का एक हैमर लगता है पाइप पे। कब लगता है? जब फ्लोइंग वाटर को एकदम से आप कोई भी वाल्व क्लोज करते हैं, जब पानी तेज़ी से बह रहा है और उसके आगे एकदम से अगर आप कोई बैरियर लगा देते हैं, कोई वाल्व क्लोज कर देते हैं, तो एकदम से फिर वाटर का प्रेशर लगता है, इसको बोलते हैं वाटर हैमर। उस वाटर हैमर के प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व। और एक और डिवाइस यूज़ करते हैं वाटर हैमर के प्रेशर को कम करने के लिए, जिसको बोलते हैं सर्ज टैंक। ये भी अपने आप में एक अलग टॉपिक है। नेक्स्ट इज इन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स ड्रेन वाल्व्स आर प्रोवाइडेड एट ड्रेन वाल्व्स का मतलब है कि जब पानी में
पाइप में मौजूद सारे पानी को आपको ड्रेन आउट करना है। तो ड्रेन आउट करना है तो अगर ड्रेन वाल्व यूज़ करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा उसी पे आप यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी क्यूरीज, अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में लिखें, आपको जवाब मिलेगा। और मेरे चैनल अभिमन्यु क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।